नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राक्षस राज रावण को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था और उसकी ताकत का सामना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ताकत की मद में रावण इतना चूर हो गया कि वो घमंड ले बैठा और उसी घमंड ने रावण के अंत की कहानी लिखी। अब आप सोचेंगे कि इस कहानी का इस जंग से क्या लेना देना, तो आज मैं आपको बताऊंगा मिडिल ईस्ट के जंग को 60 दिन हो चुके हैं और इसमें महाबली अमेरिका का जो घमंड था वो ईरान ने बिना तेल साबुन के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के मटिया मेट कर दिया, धो धो कर साफ कर दिया। मिडिल ईस्ट वॉर पर रिपोर्ट आई, 60 दिन की कहानी कहती है यह रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, आज वही सुपर पावर ईरान के सामने काठ का उल्लू बना नजर आ रहा है। घायल शेर की तरह ईरान ने अमेरिका, इजराइल का वो शिकार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके दोस्तों का ऐसा शिकार किया कि इन्हें दिन में तारे नजर आ गए। क्या कहती है यह रिपोर्ट? 60 दिन में क्या हासिल किया अमेरिका ने, 60 दिन में इजराइल ने क्या हासिल किया, या फिर ट्रंप के लिए जंग आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली बात हो गई। अमेरिका की साख ऐसी डूबी कि समंदर भी कम पड़ जा रहा, और नुकसान ऐसा कि अमेरिका दशकों तक इस नुकसान को भरपाई करता रह जाए। ट्रंप इस फिराक में है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट से पल्ला छुड़ाया जाए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हिसाब तो यही होगा और हिसाब देकर जाना होगा। बगैर हिसाब दिए तो जा ही नहीं सकते भाई साहब। यानी सुपर पावर का सूर्यास्त तय है और ईरान ने साबित कर दिया है इस इलाके में वो सुपर बॉस है, उसके सामने सुपर पावर की भी नहीं चलेगी। ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कहावत फिट बैठती है, पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मिडिल ईस्ट का नया नायक तैयार है और अमेरिका अपनी हार पर रोना रो रहा है। रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट का क्रक्स, 60 दिन का लेखा जोखा और अमेरिकी ताकत के सूर्यास्त की कहानी, और उसके बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका जिसे अपनी ताकत पर, अपनी आर्मी पर, अपनी सैन्य ताकत पर, अपनी तकनीक पर, अपनी आधुनिकता पर, अपने पैसे पर बहुत गुमान था, उस गुमान को ईरान ने शीशे की तरह चूर चूर कर दिया। मिडिल ईस्ट की लड़ाई को 60 दिन पूरे हो गए, 1440 घंटे, और वॉर रिपोर्ट कार्ड 60 दिन के सामने आ चुकी, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी पोल पट्टी खोल दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, सबसे मजबूत सैन्य ताकत, सबसे अत्याधुनिक सेना अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ अकेला ईरान। और आज 60वें दिन नतीजा सबके सामने है। ईरान हीरो है और अमेरिका इस जंग में अभी तक जीरो साबित हुआ है। ईरान ने एक घायल शेर की तरह अमेरिका, इजराइल और उनके 12 पिछलग्गू देशों का शिकार किया और इनकी ताकत की साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अमेरिका, इजराइल को जो आर्थिक और कूटनीतिक चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। हालात यह है कि सुपर पावर कहे जाने वाले ट्रंप इस दलदल से भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को इस इलाके में फंसा लिया है। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान युद्ध विराम भी नहीं चाहता है। ईरान चाहता है युद्ध हमेशा के लिए बंद करे अमेरिका। ये बार बार मुंह उठाकर लड़ने की जो आदत है वो खत्म हो। अब समझिए कहानी कि ईरान कैसे इस जंग में हीरो बनकर उभरा। जंग के बीच ईरान ने प्रतिरोध की मिसाल कायम की, टिका रहा। अमेरिका जैसी ताकत के सामने उसे सरेंडर नहीं किया। सस्ते ड्रोन, सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूएस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूएस बेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया। इजराइल के शहरों पर लगातार मिसाइल गिरे। क्लस्टर बमों की आंधी से इजराइल उड़ गया।
यूएस बेस में खाड़ी देशों में तेल सुविधाओं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, होर्मुज को चोक कर दिया, जिसे वैश्विक तेल बाजार हिल गया। और ईरान की ताकत देखिए आप कि अमेरिका इस इलाके में मौजूद था 6-6 डिस्ट्रॉयर्स लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, लेकिन फिर भी वो होर्मुज नहीं खुलवा पाया, जिसके बाद अमेरिका, यूरोपीय देश, पूरी दुनिया को बहुत भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ साथ रूस और चीन का सपोर्ट, जिसने ईरान के किले को ढहने से बचा लिया। और मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में, विकासशील देशों में ईरान नायक की तरह बनकर उभरा। ईरान अब यूएस, इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बन चुका है, जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है। ईरान की वो इमेज बनी। घर के अंदर क्या हुआ? जहां आईआरजीसी और खामेनेई की सत्ता के खिलाफ विद्रोह पनप रहा था, वो विद्रोह भी खत्म हो गया। अब जितने भी ईरानी नागरिक हैं, 99%, वो सब अपनी सरकार के, अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में भी एक नया नेतृत्व दिख रहा है। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया है। ईरान ने दिखा दिया एक छोटा सा देश भी एक महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें डील मेकर कहा जाता है, उनकी एक भी डील कामयाब नहीं हुई। वो कहते थे कि मैं दुनिया भर के जंगों को रुकवा सकता हूं, मैंने अभी तक 8 जंगें रुकवाई हैं और खुद अपनी जंग नहीं रोक पा रहे। ट्रंप के हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें समझ आ गया कि मिडिल ईस्ट की आग उनकी अर्थव्यवस्था को भस्म करने वाला है। नेतन्याहू की हालत ऐसी है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर लेबनान में घुस गए। इजराइल ने सोचा था वो ईरान को चंद दिनों में घुटनों पर ले आएगा, अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका को लगा था 2 हफ्ते में ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान घुटनों के बल चलकर आएगा और अमेरिका से माफी मांगेगा और सरेंडर करेगा। लेकिन यहां तो गेम ही पलट गया, ईरान ने पासा पलट दिया। अमेरिका ने सोचा था 50 साल की पाबंदियां ईरान को अंदर से खोखला कर चुकी हैं, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि ईरान का कैरेक्टर लोहे वाला है। भले ही कितना जंग लग जाए, लेकिन लोहा लोहा ही रहता है। 60 दिन की वॉर रिपोर्ट भी अब जल्दी से आप जान लीजिए, जिसमें अमेरिका इजराइल के नुकसान का जिक्र है। क्या हुआ है 60 दिन में? अमेरिका को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इजराइल को $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सैन्य नुकसान देख लीजिए, 17 सैन्य अड्डे तबाह हुए अमेरिका के, इजराइल के 5 सैन्य ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट इस युद्ध में खत्म हो गए, जिसमें F-35 से लेकर अवैक्स से लेकर सैन्य परिवहन विमान भी शामिल हैं। अमेरिका ने 1,500 मिसाइलें फूंकी, इजराइल ने लगभग 900 मिसाइलें फूंकी। नतीजा कुछ नहीं है, सिफर है। अमेरिका करने क्या आया था, कर क्या रहा है और आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह अमेरिका के एक युग का अंत है। आप इसे सुपर पावर का सूर्यास्त कह सकते हैं। अमेरिका की वो धौंस, वो दादागिरी, वो चौधराहट मिडिल ईस्ट की रेत में दफन हो रही है। और इसी रेत से एक नायक का उदय होता है, जिसका नाम ईरान है। क्योंकि इस युद्ध ने ईरान को वो ताकत दी जो पिछले 40 सालों में नहीं मिली थी। आज यूएई ने ओपेक से निकलने की बात कह दी है। मिडिल ईस्ट अपना एक नया कैरेक्टर ढूंढ रहा है। अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। नेटो ने अमेरिका से, यूरोपीय देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली। मिडिल ईस्ट अमेरिका से दूर होता जा रहा है। चीन, रशिया पहले अमेरिका के विरोध में खड़े हैं। हिंदुस्तान का भी मोह भंग हुआ है अमेरिका से, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और ईरान ने यह भी बता दिया कि अगर परमाणु बम ना भी हो तो फिर भी महाशक्तियों को धूल चटाया जा सकता है। अपनी कूटनीति का, अपनी रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल ईरान ने किया। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया और इस जंग से ईरान को क्या फायदा हुआ, यह भी जानिए। युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट को ईरान नियंत्रित नहीं करता था। युद्ध के बाद
होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने कंट्रोल कर लिया और टोल भी वसूल रहा है। युद्ध से पहले गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं था। युद्ध के बाद गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका खुद ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है। बेशक इसकी वजह से अमेरिका भी ब्लीड कर रहा है, यूरोपियन कंट्री भी ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका फिर भी बैठा हुआ है। धनी मुल्क है, पैसे वाला मुल्क है, $40 ट्रिलियन दुनिया भर से कर्ज लेकर बैठा हुआ है, तो कर्ज के दर लेकर थोड़ा और घी पी लेंगे। युद्ध से पहले ईरान के तेल पर सैंक्शन था, युद्ध के बाद ईरानी तेल पर कोई सैंक्शन नहीं है। युद्ध से पहले ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान ने कसम खाई है वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। युद्ध से पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित थे, एक एसेट की तरह देखे जाते थे। युद्ध के बाद ईरानी हमले से यूएस के ठिकाने अब यूएस के लिए बोझ बन चुके हैं, और मिडिल ईस्ट के लिए वाइस वर्सा है। मिडिल ईस्ट के देश भी, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए भी यूएस के ठिकाने बोझ बन चुके हैं। वो भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब माफ कर दीजिए। युद्ध से पहले क्वाड और नेटो सहयोगी, युद्ध के बाद क्वाड और नेटो से अनबन है। युद्ध से पहले दुनिया भर में महंगाई घट रही थी, युद्ध के बाद दुनिया भर में महंगाई से लोग परेशान हो गए। 60 दिन की वॉर रिपोर्ट कार्ड बताती है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, हौसलों में भी होती है। अमेरिका का सूरज ढल रहा है। ईरान ने बता दिया कि ताकत ना भी हो, तकनीक ना भी हो, लेकिन हौसला और जज्बा हो तो किसी से भी लोहा लिया जा सकता है। ट्रंप बार बार ये कहते रहे हम जंग जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं, और बार बार झूठा पासा फेंकते रहे, लेकिन दुनिया जानती है कि इस जंग में असली विजेता कौन है। और अब आगे सीज फायर बढ़ाने को लेकर बातचीत है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी से करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला कर लिया है। बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है ओपेक, लेकिन यूएई ने फैसला कर लिया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है। अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा यूएई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गेस्ट पैनल के पास। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर जी से। 60 दिन की लड़ाई में ईरान ने काफी कुछ साबित कर दिया है, और अमेरिका को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। अमेरिका के अचीवमेंट्स जीरो नजर आते हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है। देखिए, 2 लाइन में बोलूंगा पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से। ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग एंड अमेरिका लूजेस बाय नॉट विनिंग। ये बात मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं। तो ईरान जो जीता हुआ दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हारा नहीं। जो आपने स्टैटिस्टिक्स दी, मैं बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन मैं अभी आपको 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा कि ईरान को क्या नुकसान हुआ है। अमेरिका के आपने बता दिया क्या 13 एयरक्राफ्ट गिर गए, जिसमें से 5-6 अपने एक्सीडेंट से गिरे हैं। अमेरिका ने 30,000 एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और इजराइल ने मिलाकर के करी हैं, उसका कौन जवाब है? ईरान की नेवी का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? ईरान की एयर डिफेंस का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? ईरान की एयरफोर्स का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? इसका जवाब देखने की आवश्यकता है। कैजुअलिटीज अमेरिका की तरफ कितने हुए हैं और ईरान की तरफ कितने हुए हैं, यह देखने की आवश्यकता है। इजराइल ने 14,000 सॉर्टीज लगाई हैं। देवनाथ सर बैठे हैं यहां, बहुत अच्छे से आप बताएंगे। एक भी जहाज उसका गिरा नहीं है। फिर मिलिटरीली नुकसान किसका हुआ, ये हम मेरे हिसाब से इसको दोबारा एक और दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर उस लाइन पर ले जाता हूं कि ईरान विंस बिकॉज इट डज नॉट बाय नॉट लूजिंग, क्योंकि वो हारा नहीं है इसलिए वो जीता है। जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहने के लिए ईरान का कब्जा है, लेकिन ईरान का भी कोई जहाज वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेड लगा हुआ है। 2 जहाज अभी उन्होंने, अमेरिका ने उनके पकड़े हैं। टॉल कोई ले नहीं पा रहा। अब कितने लोगों ने टॉल दिया है ईरान को, ये भी बात समझने की है। और अगर वो ले रहा है तो क्या ये सही है, ये भी बात समझने की है
कि अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर कोई भी देश आकर के, फिर आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में होगा। कल को आपको इंडोनेशिया को टोल देना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में से सिंगापुर को देना पड़ेगा, मलेशिया को देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में से स्पेन को, कहीं से भी आप चले जाएं, सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये एक मैं विजय नहीं मानता हूं इसमें पूरी, अगर ये है, अगर सच है तो ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया की हार है मेरे हिसाब से, कि अगर आप कल से सारे जितने भी चोक पॉइंट्स है सब पे कोई ना कोई कब्जा कर ले। तो ये बात है। जहां तक सवाल आपको और ये बताता हूं, ईरान के राष्ट्रपति, अच्छा सर एक बात बताइए, एक सेकंड प्लीज विवेक, लेट मी फिनिश दिस लास्ट। हाँ ठीक, अच्छा आप पूरा कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। सुप्रीम कमांडर गए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गया, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गया, RISC के 50 सीनियर कमांडर्स गए, बहुत सारे मंत्री गए, बहुत सारे, अमेरिका का कौन कौन गया, इजराइल का कौन कौन गया। तो ये बात कहने की, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग। हाँ अब बोलिए प्लीज। आपने कहा कि कल कोई ये भी ऐसा कर देगा, वो भी ऐसा कर देगा। अब मैं कहता हूं, अगर कोई सांप अपने बिल में आराम कर रहा था तो उसमें जबरदस्ती हाथ डाल के डसवाने कौन गया भाई? उसको उसके बिल में रहने दो। आपने कहा कि भाई दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में लोग हैं, जो है मांदाब स्ट्रेट कल को यमन बंद कर दे, उसके बाद अलग अलग जगहों पर स्ट्रेट ऑफ मलाका इधर भारत रोक दे, और करते नहीं। उन्होंने 2024 में किया था गाजा पे हमले होने के बाद। मैं वही कह रहा हूं सर, शुरुआत किसने की? मैटर एक लाइन का, और 60वें दिन क्या हासिल किया, क्या अचीव किया? आपने कमांडर्स मार दिए, चलिए ठीक है मार दिए, क्या IRGC की रिजिम में बदली? नहीं बदली। कमांडर्स को मार के या फिर उनके टॉप लीडरशिप को मार के क्या फायदा हुआ? आपने कहा कि भाई 14,000 से ज्यादा सॉटीज लगा इजराइल ने, लेकिन इजराइल ने अचीव क्या किया? इजराइल तो चला गया उधर लेबनान की तरफ, छोड़ दिया इधर अमेरिका को, फंसा अमेरिका ईरान में। आपने एक और बात कही कि जंग में नुकसान बहुत हुआ ईरान को। जाहिर सी बात है, अमेरिका बहुत अत्याधुनिक फौज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट हथियार हैं, लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी तेहरान का अगर नुकसान हुआ, लेकिन तेहरान हारा नहीं, झुका नहीं। आपकी पहली दो लाइन बिल्कुल सही थी जो बात आपने कही, लेकिन आपने जो कहा उससे मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है। ठीक, तो मैं ये आपको यही बता रहा हूं कि मिलिटरीली जब आप, एक भी एम अचीव नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सहमत हूं मैं। जो एम इन्होंने कहे थे एक भी अचीव नहीं हुआ। लेकिन जब आप प्लेन मिलिट्री कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मिलिट्री कंपैरिजन में आपके पॉइंट सही हैं, आपके फैक्ट भी बिल्कुल सही हैं। लेकिन हमारी गर्दन तो फंसा दी ना सर। हाँ, ये हमारी नहीं, पूरी दुनिया की गर्दन फंसा दी, पूरी दुनिया की गर्दन फंसा दी। और ये मैं नॉट ओनली दिस विवेक, एक और मैं बात आखिरी में बताऊंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप नाम के एक व्यक्ति ने इस दुनिया को 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की ओर धकेलने की भी कोशिश करी है। आप अगर इसी प्रकार का माहौल पूरी दुनिया में बना रहा तो ये दिन दूर नहीं है जब हम उसके 1929 से 1939 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, पूरी दुनिया में तबाही मची थी आर्थिक रूप से, उसको, वो भी मैं चाहता हूं, मैं मुंह से भी नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन उसकी भी संभावना है। तो ये भी बात आपको मैं इस पर आऊंगा आपके पास। मैं यूके देवनाथ सर का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं संजीव सर और साय सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर। विवेक, ये समझना पड़ेगा कि जब कोई युद्ध चालू किया जाता है तो युद्ध में एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है और एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों ही युद्ध के पहले वेल डिफाइंड कर दिए जाते हैं। फौज में हमें सिखाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। उसमें पहला प्रिंसिपल ये है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। किसी भी युद्ध में मिलिट्री एम जो है वो पॉलिटिकल एम के तुलना में गौण होता है। यानी ठीक है, मिलिट्री एम होता है लेकिन प्राइमरी एम पॉलिटिकल एम होता है। युद्ध किसने शुरू किया था? इजराइल ने। युद्ध को सपोर्ट इजराइल ने किसने किया? अमेरिका ने। इनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपने और जनरल माथुर ने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया। लेकिन देखो, सारे जो युद्ध होते हैं उसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इस युद्ध का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने कभी बताया नहीं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम में डोनाल्ड ट्रंप ने या नेतन्याहू ने क्या सोचा होगा। मेरा अंदाजा यह है कि नेतन्याहू ने सोचा कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, पॉलिटिकल एम है।
और मेरा ये अंदाजा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल एम ये था कि ईरान की जितने तेल और गैस के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता था, अभी भी चाहता है, भविष्य में भी कोशिश करता रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि तेहरान में ऐसी एक सत्ता को बिठाए जो कि ईरान की जो कच्चा तेल और गैस के जो भंडार हैं उनको अमेरिकन कंपनियों को सौंप दे। अब 40 दिन के युद्ध और 15 दिन से ज्यादा का सीज फायर, 60 दिन का समय गुजर गया। क्या इन दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल एम अचीव हुआ है अभी तक? क्या इजराइल ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब, तथा कथित न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक पाया है? अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है जहां मुझे ईरान का सिग्नेचर दिखता हो कि भविष्य में बॉम्ब नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अपने हाथ में ले पाए जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, या दूसरी तरीके से जैसा वो सऊदी में कर रहे हैं कि उस देश में एक अपना पिछलग्गू पिट्ठू सरकार बना देते हैं और फिर उनके ऑयल ड्रिलिंग को, ऑयल रिफाइनरीज को कंट्रोल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस पॉलिटिकल गोल के कहीं भी नजदीक नहीं है। जी आशीष। जी, मैं इस पर जवाब चाहूंगा। जैसे कि यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। किसी भी वॉर को किसी ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया जाता है, इसमें दोनों ना पॉलिटिकल और ना ही आपका मिलिटरली जो ऑब्जेक्टिव था वो अभी तक हासिल कर पाए। संजीव जी से रिएक्शन, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो गोल ईरान के संदर्भ में था वो रिजीम चेंज करने का था, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का एक्सपेक्टेशन उन्होंने किया था कि जब वो हमला करेंगे और एक बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो वहाँ की लीडरशिप को देंगे और उसके बाद फिर लोग सड़कों पर आएंगे और जो पहले से एक विद्रोह चल रहा था उसको वो आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर रिजीम चेंज करेंगे। तो ये एक जाहिर है कि वो गोल नहीं हुआ है। और जिस तरीके के वहाँ पर स्थितियाँ बनी और जिस तरीके से ईरान की जो एक डिसेंट्रलाइज्ड और जो डीप अंडरग्राउंड जो उन्होंने अपनी वॉर की को फाइट करने की जो तैयारियां कर रखी थी, उसकी वजह से ईरान ने भी एक अच्छा फाइट बैक दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर जाहिर है कि क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको काफी क्षति पहुंचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। उनको एक डिवास्टेटिंग जो ब्लो पहले ही स्ट्राइक में दिया, सुप्रीम लीडर को ही एलिमिनेट कर दिया, जो टॉप लीडरशिप थी 40 प्लस के जो लोग थे उनको ही पहले ही स्ट्राइक में ही एलिमिनेट कर देना, और उसके बाद जो है करीब 20,000 से भी ज्यादा के जो टारगेट्स को हिट करना पूरे ईरान में, और सरफेस बेस्ड जो ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी उसको डिसेमेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वो अमेरिका ने जाहिर है कि एक बड़ा जो उसका टारगेट हमेशा से रहा। और जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट का ये निर्णय था, डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे उसके पहले के जो राष्ट्रपति, सभी को आप उठा के देख लें, सभी ईरान के इस्लामिक रिजीम को हिट करने के बारे में सोचते जरूर थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है। तो ये अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट का एक निर्णय था, और इस संदर्भ में जाहिर है कि वो इस बात को लेकर के लगातार आशंकित रहते थे कि यदि ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम कोई न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेती है और उसके जो इंटेंशंस इसराइल के बारे में, स्टेट ऑफ इसराइल से वो जैसी नफरत रखते हैं, उसको मिटाने की बातें सोचते हैं, तो ऐसे में तो ये कभी भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता था कि वो ईरान को, इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने दे। सभी राष्ट्रपतियों के आप बयान उठाकर देख लीजिए, सीरीज ऑफ जो चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, वो इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध थे कि वो किसी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और आज भी अमेरिका उस पर कायम है। यदि ईरान ने आज भी अगर कोई ऐसे कदम बढ़ाए तो ईरान के ऊपर बड़े हमले अमेरिका करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, चाहे वो जून का हमला रहा हो, चाहे वो इस 60 दिनों में जो कुछ हुआ 28 फरवरी के बाद, उसमें ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भारी क्षति पहुंचाई गई है। और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अमेरिका ने डिग्रेड किया है, इजराइल ने डिग्रेड किया है, उसको जो है कई वर्षों क्या दशकों पीछे उसको कर दिया है।
तो ऐसे में ये जो अमेरिका को बड़े सक्सेसेस हासिल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने इसको फाइट बैक किया है, और जैसा कि माथुर सर कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि ईरान हारा नहीं है और अमेरिका जीता नहीं है, बात इतनी ही है। और ये जो लड़ाई है आज भी जारी है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लड़ाई है लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड ये सिचुएशन दिखाई देती है। अगर सीज फायर हो गया है तो इसका आशय ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ वहां पर हंकी डोरी हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोलॉन्ग सिचुएशन है, और ये जो अविश्वास की जो गहरी खाई है उसको बनाने में, पाटने में काफी समय लगेगा। एक नया जो स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगेगा, इसमें महीनों और वर्षों भी लग सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसको जाहिर है कि अब 28 फरवरी के बाद एक नई सिचुएशन उसके लिए भी पैदा हुई है। तो ऐसे में उसका जो मिडिल ईस्ट के अन्य राष्ट्रों के प्रति, विशेष रूप से इजराइल के प्रति उसकी क्या नीतियां हैं, उसके बारे में उसको जरूर विचार करना चाहिए, एक रिकंसिडरेशंस करने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो हमले ईरान के ऊपर किए गए, उसका एक बहुत ही बड़ा प्राइमरी उसका जो मोटिव ये था कि वो इस्लामिक रिजीम के बिहेवियर में उसको ब्लो दे करके उसमें बदलाव लाने की वो चेष्टा कर रहे थे। और लेकिन अभी ऐसा कुछ संकेत दिखता नहीं है कि जो इस्लामिक रिजीम ने इजराइल के प्रति कोई रुख में बदलाव किया है या उसके साथ कोई एंगेजमेंट करने के बारे में। और ईरान के प्रोस्पेक्ट से संजीव सर, मेरा ये मानना है कि बड़ी जीत क्या है, अमेरिकी भरोसा आज की तारीख में और 28 फरवरी से पहले की तारीख में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो अमेरिकी हथियारों को लेकर हो, कई देशों ने डील कैंसिल की है इस हमले, इस जंग के बाद, 60 दिन की इस लड़ाई के बाद। कई मिडिल ईस्ट में भी वो भरोसा नहीं रहा, आप अगर मेरी बात से सहमत हो, और ना ही वो भरोसा यूरोपीय देशों का रहा अमेरिका के ऊपर। रूस और चाइना पहले ही खिलाफ थे, ब्रिक्स कंट्री अमेरिका के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से, साउथ अफ्रीका और ब्राजील को भी देखना नहीं चाहता अमेरिका। तो मैं ये कह रहा हूं, इस जंग से हासिल, बेशक आप मिलिटरीली कह रहे हैं कि वो कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन उससे नुकसान कहीं गुना ज्यादा हो चुका है। देखिए विवेक जी, जहां तक देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो अन्य नीतियों का प्रश्न है, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो क्यूबा और जितने भी अन्य राष्ट्र हैं, टैरिफ की पॉलिसी हो, मैं उसका बड़ा आलोचक रहा हूं। लेकिन जहां तक कि ईरान की इस्लामिक रिजीम के प्रति अमेरिका के जो इस रुख का प्रश्न है, मैं ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो स्थिति है वो इनएविटेबल थी, वो कभी भी आनी थी, आज नहीं आती कल आती। लेकिन ये जो पूरी जो एक हॉस्टिलिटी जो ईरान की इस्लामिक रिजीम मेंटेन कर रही थी इजराइल के प्रति और अमेरिका के प्रति, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने थे। तो ऐसे में ये जो पूरी ईरान के संदर्भ में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, आपका ये मानना है कि आपका ये मानना है कि सिचुएशन आज नहीं तो कल आती ही आती। लेकिन अमेरिका के पहले 5 राष्ट्रपति रहे, उन्होंने तो जरूरी नहीं समझा कि ईरान पर हमला किया जाए, उन्होंने तो सैंक्शन से ही काम चला लिया। बराक ओबामा ने तो बाकायदा डील कर ली थी, जिसको रिजिम में आते ही फर्स्ट टाइम उस डील को तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत समझदार है, पहले के 5 राष्ट्रपति मूर्ख थे, या पहले के 5 राष्ट्रपति बहुत समझदार हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। राष्ट्रपति हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामक एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही। 2002 में एक स्पीच दी थी, एक्सिस ऑफ इविल। उसमें उन्होंने ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया की चर्चा की थी। जाहिर है कि उसमें ईरान शामिल है और ईरान को टारगेट करने के बारे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी सोचा था। बराक ओबामा जाहिर है कि थोड़े नरम थे अवश्य, और उन्होंने एक डील अवश्य की थी, लेकिन वो भी डील आप देखिए तो करीब बहुत लंबे नेगोशिएशंस के बाद 2-2.5 वर्षों का बहुत ही इंटेंस नेगोशिएशन हुआ। जॉन कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, पूरा अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट ईरान के हर एक मूव के ऊपर बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड वो था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि वो हार्डलाइनर हैं और उन्होंने ईरान के ऊपर भरोसा नहीं किया, और उनको लगा कि ये 3.7 का जो लिमिट है उसको ईरान कभी भी क्रॉस कर सकता है। उसने किया भी, अभी 60% का उसने, मैं जो कैलकुलेशन देख पा रहा हूं, जो वॉर रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है जो अचीवमेंट चाहिए थी अमेरिका को वो हासिल कर पाया। विंग कमांडर आशीष सर क्या कह रहे हैं इस पर? आशीष जी, जो एनालिसिस आपने प्रेजेंट की है वो क्वेश्चनेबल है, ग्रॉसली क्वेश्चनेबल है और हेवीली बायस्ड है। जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मैंने की है और मेरे को पैनलिस्ट हैव बीन वेरी सोबर एंड माइजर विद देयर एक्सप्रेशंस, ग्रॉसली बायस्ड है और वन साइडेड एनालिसिस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस टीम एंड योर रिसर्च टीम।
अमेरिका हैज डिग्रेडेड, अमेरिका ने ईरान को 20 वर्ष कम से कम पीछे छोड़ा इस युद्ध में, और उनकी इकोनॉमी को अगर ये तेल बंदी जारी रही तो कम से कम 10 से 15 साल पीछे छोड़ा है। जो ग्रुपी देवनाथ कह रहे थे बहुत ही एप्ट कि मिलिट्री एक्शंस एक टूल होते हैं टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और इस टूल के अपने इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि था टू डिग्रेड ईरान मिलिट्री पावर और ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता को डिग्रेड करना, जो कि ग्रॉसली ऑलरेडी अचीव्ड है। न्यूयॉर्क टाइम्स कितना भी बोलता रहे कि अभी मिसाइल्स बहुत बाकी हैं और एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बाकी हैं, तो ओपिनियंस का कुछ नहीं कर सकते विवेक, वो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस अंडर द लेंस, ईरान के पूरे मिलिट्री तबाह हो चुकी है ऑन सरफेस। अंडरग्राउंड सिटीज के बारे में मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगा। आई हैव नो डीप इंफॉर्मेशन कि वो B-2 बॉम्बर्स ने कितने मीटर्स तक मारा है और कितने मीटर डीप इन्होंने मिसाइलों को रखा हुआ। दूसरा, जो ईरान अभी फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड इकोनॉमी, बहुत बुरा। आपकी मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि इस वॉर से अमेरिका को और पर्टिकुलरली ट्रंप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ लूज करने को मिला है, लेकिन वो भी दुनिया के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो ऑटोक्रेटिक हो रहे थे, जिस तरह से वो मोनोपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत जरूरी था कि पूरी दुनिया उनका सही चरित्र देखती कि ये किसी के नहीं है, कोई लॉ नहीं फॉलो करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाकर सो कॉल्ड जो गंदे वर्ड्स हैं दादागिरी करते हैं। यस, वो फैक्ट था। और आज की तारीख में नाटो के बाकी मेंबर्स, EU के मेंबर्स, इवन क्वाड माइनस अमेरिका के मेंबर्स, ब्रिक्स के मेंबर्स अमेरिका के इस चरित्र को पहचान चुके हैं, और अब वो आगे से केयरफुल रहेंगे। चाइना और रशिया की तो बात ही क्या करें। लेकिन अगर हम सिर्फ इस युद्ध की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई भी एनालिसिस एक्सेप्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, थोड़ा बहुत अल जजीरा और कुछ और वो लोग जिनको इससे कुछ बेनिफिट है इस टाइप की एनालिसिस से, वो शायद उसको नहीं देख पा रहे। अदरवाइज मिलिटरीली ईरान हैज बीन डिग्रेडेड विवेक। मिलिटरीली तो पहले ही डिग्रेड थे सर। 1979 से जिसके हाथ पैर ही बांध रखे हों, जिसके पास अपनी तेल बेचने की आज़ादी नहीं हो, तो वो तो पहले ही सेटबैक में चल रहे थे। अब मैं जो आपने कहा कि जो डेटा आपने दिया उसमें मैं कुछ और अगर ऐड ऑन करूं, मिलिटरीली सैनिकों की मृत्यु 15, 538 सैनिक लगभग घायल हुए। रेडार और डिफेंस सिस्टम के हिसाब से 12 से अधिक रेडार सिस्टम और सैटेलाइट टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुए। इसमें एक थार रेडार और कई AN/TPY-2 रेडार शामिल हैं। इस इलाके में अमेरिका से संबंधित 17 से अधिक सैन्य बेसिस को नुकसान पहुंचा। युद्ध की लागत $18 बिलियन आंकी गई, लेकिन यह बढ़कर $30 बिलियन तक चला गया और यूएस कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप ने $200 बिलियन की और मांग की है, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के बाद वहां सीनेट में यूएस कांग्रेस में जाना है और फिर यह बात प्रूव करनी है कि वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से क्या हुआ, हम पूरी दुनिया जान रही है। तेल उत्पादन में 600 से 700 मिलियन बैरल तेल उत्पादन का नुकसान हो चुका है। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा लॉस नजर आता है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, एक पूरे वर्ल्ड क्राइसिस के लिए। जो आउटपुट है, जो एनालिसिस मेरी पर्सनल, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं विवेक, वो टेंजिबल है, इट कैन बी मेजर्ड। लेकिन कुछ सोशल कॉस्ट होते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत हैवी हैं। कोई नहीं कह रहा कि जो गाजा में हुआ, जो लेबनान में हो रहा है आज की तारीख में, सदर्न लेबनान में आज भी एक्शन हुआ है, जो तेहरान में हुआ है या ऑल ओवर ईरान मैं कह सकता हूँ, वो टेंजिबल नहीं है। वो बहुत मेजर एक वैश्विक परिस्थिति क्रिएट हो गई है, नो डाउट, एनर्जी बहुत मेजर। लेकिन जो इनटेंजिबल है, 28 फरवरी से पहले विवेक, इस दुनिया का कोई एनालिस्ट, कोई विवेचक, चाहे वो कितना राष्ट्रवादी हो या अंतरराष्ट्रवादी हो, दोनों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं अपने अपने कारणों से, वो ये नहीं सोच सकते थे कि इजराइल को लेकर ईरान के साथ किसी वॉर में वेस्ट एशियन कंट्रीज में से कोई भी अमेरिका का साथ देगा। 28 फरवरी से पहले दुनिया का कोई एनालिस्ट ये नहीं सोच सकता था कि इजराइल हमला करे ईरान पे और उसका साथ दें वेस्ट एशियन कंट्रीज, GCC या कोई, ऑल ऑफ देम। लेकिन ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, इसका कारण है ईरान की आइडियोलॉजी, उनका वो हम बार बार रिपीट करने से उसको कोई फायदा भी नहीं। UAE का ओपेक और OPEC+ को 1 मई से क्विट करना एक मेजर, एक नया फ्लैग है
इंटरनेशनल ऑयल प्रोडक्शन में ओपेक ने पिछले 20-25 वर्षों से, हैं तो वो बहुत दिनों से, जो एक मोनोपोली चला रखी थी कि हम डिसाइड करेंगे तेल कितना निकलेगा, ताकि तेल के दाम दुनिया को सस्ते ना पड़ जाए, हमारा रेवेन्यू कम ना हो जाए। ओपेक से निकलने का कारण है यूएई का। यूएई में इजराइल की एयर डिफेंस बैटरीज, आयरन डोम, ये सब ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक, वी आर एट ए क्रॉस रोड, जो कि दुनिया में ऐसी चीजें हो रही जो हम 28 फरवरी से पहले नहीं सोच सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव बीन पपेट्स। पिछले 5 प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, सीआईए, एफबीआई और वहां की लेफ्ट लीनिंग मीडिया जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, हेवीली कॉम्प्रोमाइज्ड, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, सीएनएन हो, एमएस हो, ऑल ऑफ देम, ये लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट को पपेट बनाकर रखते थे। लेकिन ऑन द सरफेस वो बताते थे कि नहीं, ईरान को रोकना है, उसके साथ हम डील करेंगे, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगे, बट नो वन एक्टेड। और एक बंदा जिसका मेंटल फैकल्टी चैलेंज्ड है, ऑफिशियली चैलेंज्ड है, उसने एक ऐसा काम किया जो इस ग्लोब में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने का बहुत मेजर रोल दिखता है मुझे। जी विवेक, देखते हैं वैसे आप कह रहे हैं आपको बैलेंस दिखेगा शायद इसके बाद, या फिर उन्होंने जो चर्निंग कर दी है एक तरह से पूरे वर्ल्ड में, जिस चर्निंग की शुरुआत कर दी है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि भाई वो 20 साल पीछे चले गए। मैं तो होर्मुज से पीछे जा नहीं रहे सर अभी तक। होर्मुज से पीछे जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होर्मुज नहीं खुलेगा तो हम सबकी खटिया खड़ी होनी तय है। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे। माथुर सर। देखिए, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूं। देखिए, ये जो हॉर्मुज नहीं खुलेगा उसके अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी निकल गए हैं। जो 22% आपका जो वहां से एनर्जी का परिवहन होता था, उससे लगभग 10-12% ऑलरेडी अल्टरनेट रूट से निकल रहा है। ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उसकी फुजैरा से कहीं से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया अल्टरनेटिव्स निकाल सकती है, निकाल रहे हैं। लेकिन ईरान पर जो वार पड़ रहा है इकोनॉमिकली इस ब्लॉकेड से, वो असहनीय हो जाएगा आज 15 दिन के बाद। विवेक, हम और आप यही होंगे, इसी बात को डिस्कस कर रहे होंगे। जो उनकी जो टोटल निर्यात से जो आमदनी है उसमें से 75% ऑयल और गैस से आता है, और जो इनका ऑयल है वो 90% सिर्फ चीन को जाता है। बाकी सब लोगों ने अपना अपना इंतजाम किया। लेकिन जो ईरान का नुकसान हो रहा है, अगर ये तेल इनका निकलना वहां से बंद हो गया तो वो नौबत आएगी 15 दिन के अंदर अंदर कि उनको अपने कुएं बंद करने पड़ेंगे। तभी ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारा अगर एक कुआं बंद होगा तो हम पश्चिम एशिया के 10 कुएं और बंद करवा देंगे। तो ये तमाम चीजें, जिस प्रकार का रिएक्शन आप आज ईरान में देख रहे हैं, जिस प्रकार से 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान, 1 बार ओमान, 1 बार रूस कोई घूम रहा है, ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि वो आप फोर्स ही कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली कहां पहुंचाया जा सकता है ईरान को। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान के पर ये नहीं कर पाए। ईरान के पास जो पैसा आ रहा था, जो पैसा ईरान को अपने विकास में, अपने डेवलपमेंट में लगाना था, वो पैसा उसने अपने 13 जो हाथ हैं पाल रखे हैं पूरे पश्चिम एशिया में, उनके ऊपर खर्च किया। उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया में कितनी तंजीमें तैयार कर रखी हैं जो कि आतंकवादी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को आप ना भूलें। बट अब मेरे को ये बताया जाएगा कि नहीं उसके बाद क्या हुआ, गाजा में क्या हो गया, वहां क्या हो गया, ये सब बातें। बात इस बात की है, देखिए, कि जिस प्रकार से ईरान को प्रगति, जो भौगोलिक उसकी परिस्थिति है, उससे ईरान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए था। आज ईरान जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं उससे थोड़ा ही कम रह गया है। पैलियोलिथिक एज से इतना नुकसान हुआ है ईरान को। ये मैं आप, ये देवनाथ सर यहां बैठे हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं, उनसे पूछिएगा कि अगर एक एक जहाज, अगर 24-25 हजार ईरान और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के वहां पर सॉटीज लगाई हैं, एक एक ने 4-4, 5-5 बम भी गिराए हैं, तो वो कहीं तो गिरे होंगे। कुछ तो ईरान से कोई खबर नहीं आ रही है, इसलिए आपको पता नहीं पड़ रहा है कि वहां वास्तविक परिस्थिति नुकसान की क्या है। पश्चिम पूर्वी ईरान में वहां पर एक सुन्नी लीडर हासिल क्या है सर? मैं आपको और तो ईरान या तो मिडिल ईस्ट ऑफ अमेरिका कंट्रोल कर रहा होता। टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या हासिल किया यूएसए ने? मैं फिर से उस पॉइंट को रिपीट करूंगा, जैसे कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज भी बताई और उस पर आशीष सर ने रिएक्ट भी किया कि ओपेक से निकलने का यूएई ने ऐलान कर दिया। मिडिल ईस्ट अब अपने लिए खुद की सुरक्षा की गारंटी बनना चाहता है, वो अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता।
सेम गोज विथ यूरोपियन कंट्रीज। वो भी बिजनेस के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए अब अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना चाहते। भाई अमेरिका खाड़ी देशों को क्या कहता था कि तुम्हें खरोच तक नहीं आने देंगे, आप हमारी बात पर भरोसा रखो। क्या अमेरिका उस गारंटी को पूरा कर पाया मिडिल ईस्ट में? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं यूरोप की, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि ये जो यूरोप का जो सिक्योरिटी नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जिसमें अमेरिका की कम भूमिका या ना भूमिका होगी, ये आज की बात नहीं है। इसको 28 फरवरी के बाद नहीं सोचा गया है, ये पिछले 3 साल से इसके बारे में बातचीत हो रही है। चलिए फिर अमेरिकी हथियारों का क्या? कोई F5 फाइटर जेट से F-35 कैसे गिरा सकता है? जिनसे हमने MiG-21 से F-16 गिराया, वो तो फिर अमेरिकी हथियारों को डेंट हुआ ना सर, चाहे वो पाकिस्तान में हुआ चाहे वो ईरान में हुआ। देखो विवेक, और अमेरिका कमाता किस चीज से सबसे ज्यादा है? अपने आईटी से और अपने डिफेंस से। दुनिया भर के 80 to 85% हथियारों के बाजार पर अमेरिका का कब्जा है। और जिस तरह से अमेरिकी हथियारों की बखिया उधेड़ी गई। नहीं, आप मेरी बात क्या बकरी? अगर 40 दिन के युद्ध में अगर आपने 14,000 हवाई जहाज उड़ाए हैं, उसमें से 7 एरिया, इसको बखिया उधेड़ना नहीं कहते, इसको जीत कहते हैं विवेक। आई एम ए मिलिट्री मैन, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। किस बात की जीत सर? विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन सी जीत? क्या मिल गया अमेरिका को? आज ईरान को कितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है? नुकसान से क्या सर? 79 से नुकसान पहुंचा रहे, 50 साल से नुकसान पहुंचा रहे, क्या फायदा हुआ? 79 से सैंक्शन के बाद आपने कहा 13 तंजीमों को पाल रहा है ईरान। कहां से पाल रहा है इतने सैंक्शन के बावजूद? विवेक एक बात बताऊं मैं आपको, 79 से अगर किसी ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है तो ईरान की ये अतिवादी रिजीम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसमें यूके देवनाथ सर का रिएक्शन चाह रहा हूं, फिर मैं संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर। हाँ देखो विवेक, इस बातचीत में क्या नैतिकता की बात कर रहे हैं, कौन नैतिकता के हिसाब से सही है या गलत है, वो विवेक एकदम अलग टॉपिक है। उसके लिए शायद एकदम अलग से एक दिन एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। फिलहाल मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है इस युद्ध की, क्या वो मीट हुई हैं? इसके लिए हमें बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा कि पॉलिटिकल एम्स मीट हुई है कि नहीं। क्योंकि देखो मेरा मानना यह है कि अगर इतनी चोट खाने के बाद भी ईरान ने आज तक घुटने पर आके सरेंडर की भीख नहीं मांगी है, देखो ये तो मालूम ही था। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पीएचडी की जरूरत नहीं है ये सोचने के लिए कि अमेरिका की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स ईरान की एयरफोर्स से 100 गुना मजबूत। इसके लिए भी रिसर्च की जरूरत नहीं है कि अमेरिका की नेवी ईरान की नेवी से 1000 गुना ज्यादा मजबूत। इसके लिए भी कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है कि ईरान की टोटल मिलिट्री पावर जो है वो अमेरिका की और इजराइल की कंबाइंड मिलिट्री पावर का मतलब 1/500 भी नहीं है। तो वो सब ना मिलिट्री विन में, कल भारत और मालदीव्स की लड़ाई हो जाए और हमारी नेवी और कमांडो जाके मालदीव्स पे कब्जा कर लें, आई मीन वो बिसाइड्स है। मैं अभी सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल एम क्या था, पॉलिटिकल एम क्या था वो डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक कहा नहीं है। उन्होंने आज तक ना पेंटागन के ऑफिसर्स को मालूम है, ना सीआईए के ऑफिसर्स को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली क्या चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लैक ऑफ हायर, ऊपर की जो डायरेक्शन होती है उससे कोई क्लैरिटी ना आने की वजह से अब तक दर्जनों जनरल्स, एडमिरल्स और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स रिजाइन कर चुके हैं। अभी कल परसों उनके नेवी के सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया है। ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ है जो कि वो हासिल करना चाहते हैं, और वो अपनी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसको बता नहीं पा रहे कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो एम ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है? नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ईरान ने बंद, वो तो बाद में अमेरिका ने एज ए सेकंड थॉट, ईरान ने भी बंद कर दिया तो अमेरिका ने भी बंद कर दिया। क्या इस युद्ध का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये था कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको दिखाया जाए कि अमेरिका ही उनको
प्रोटेक्शन दे सकता है? नहीं, यह एम नहीं था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री के तौर पर देखिए, एक डायलॉग बोलता हूं, फिल्मी डायलॉग, जो हार कर भी वो बाजीगर कहलाता है। तो ईरान हार चुका है मिलिट्री तौर पर, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन कर सके? नहीं। क्या अमेरिका बाहर से पैराशूट से किसी को लाकर तेहरान में बैठा सका, जैसे बांग्लादेश में हुआ था? जी। यूसुफ को उठाया, वो क्या एक पहलवी, रेजा पहलवी, क्या उस जैसे किसी बंदर को लाकर तेहरान में बिठा पाए? नहीं। क्या ईरान के अंदर ही कोई आंतरिक विद्रोह होकर लाखों की तादाद में जो जनता सड़कों पर आकर, उनमें से अंदर से ही ईरान का कोई लीडर खड़ा होके आज ईरान को चलाने के लिए सामने है? नहीं। तो मैं प्योरली पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं कि अमेरिका ने सिफर लॉस गेन किया। जी। लूज क्या किया? क्या आज हम मैं बहुत ही कठिन शब्द बोलता हूं। अभी आप कनाडा प्लेस में चले जाइए, इंडिया गेट में चले जाइए, क्या हम भारत में अमेरिका की जय बोल सकते हैं कि हम, भारत बहुत प्रसन्न है कि अमेरिका जैसे महान देश ने भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत करवा दी? कल डोनाल्ड ट्रंप को क्या हम 26 जनवरी में बतौर चीफ गेस्ट बुलाएंगे? अरे साहब, डोनाल्ड ट्रंप को अगर 26 जनवरी में अभी आने वाली है, अगर आप बतौर चीफ गेस्ट बुलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत में कोई उनको वेलकम नहीं करेगा। नेगेटिव सेंटिमेंट्स है भारत में आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दुनिया में आम लोगों में। अमेरिका के अंदर भी है, इनफैक्ट अमेरिका के, हिंदुस्तान तो छोड़ दिया, अमेरिका के अंदर भी है। संजीव सर का रिएक्शन फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर। देखिए विवेक जी, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। वहाँ के लोग बड़ी विरासत वाले लोग हैं। और लेकिन ईरान अगर वो ठीक नीतियों पर चलता, यदि वो सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन जैसे राष्ट्र जो कि अपने अपने उत्थान और विकास की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के प्लान्स की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, और उस तरीके की सोच के साथ यदि ईरान चलता तो ईरान आज मिडिल ईस्ट रीजन में एक महाशक्ति बनता। और जिस तरीके से सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्र इजराइल के जैसे राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंधों को रखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं डिस्पाइट डिफरेंसेस, यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम भी वैसा करती तो ईरान को आज ये दिन ना देखने पड़ते जो कि उसे आज देखने पड़े हैं। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम ने, जैसा कि मैं सहाय सर और माथुर सर दोनों से बिल्कुल सहमत हूँ, उन दोनों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ईरान की इस्लामिक रिजीम का रुख यदि आज भी उसी तरीके का रहेगा जैसा कि 28 फरवरी के पहले का था, उसमें अगर कोई परिवर्तन अगर नहीं लाएंगे तो आने वाले समय में जो संकट के जो बादल हैं वो और अधिक गहरे हो सकते हैं। और देखिए, रिजीम चेंज अमेरिका जब कभी भी उसके लिए जाता है तो वो सारे रिजीम चेंज के ऑपरेशन एक झटके में पूरे नहीं होते। 1991 में पहला गल्फ वॉर हुआ था और उसके बाद जो सद्दाम हुसैन उसके बाद भी बचा रह गया था। लेकिन उसके बाद 2003 में फिर से अमेरिका को एक बार फिर से इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद सद्दाम हुसैन के रिजीम को टॉपल किया गया। तो उसमें एक लंबा समय लगा, कई दशक का समय लगा। रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होता। लीबिया की भी जो गद्दाफी की जो रिजीम है उसको भी करने में बड़े ऑपरेशंस करने पड़े थे और तब जाकर के ये कुछ हुआ था। तो ये जो रिजीम चेंज का जो प्रयास है वो अमेरिका, अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में ये जो अमेरिका के जो इस तरीके की जो ऑपरेशंस हैं वो और बड़े तरीके से होंगे और आने वाले समय में ईरान की इस्लामिक रिजीम को और अधिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। कहीं मिड टर्म इलेक्शन में वहां रिजीम चेंज ना हो जाए। आशीष सर। बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। उससे पहले हो सकता है कि आपको 2 दिन में कुछ बड़ा ही फैंटास्टिक सा न्यूज मिले अमेरिका से। आज उन्होंने कल रात को बड़ी लंबी मीटिंग करी है अपने सारे डीओजे और पेंटागन के ऑफिशियल्स के साथ, और 60वें दिन क्या करेंगे, जब कल सुबह वो बात करेंगे तो वो कुछ अजीब सी न्यूज आ सकती है। अमेरिका का बहुत लॉस हुआ है विवेक, आई टोटली एग्री। बहुत, नॉट ओनली फाइनेंशियली, एक इमेज थी उनकी सुपर पावर, वो खत्म हो चुकी है। एक बिग ब्रदर की इमेज थी गल्फ में, वो खत्म हो चुकी है। उनके गोला बारूद पे जितना उनको दम था वो काफी कुछ चैलेंज हुआ है। एक छोटी सी कंट्री ने उनको नाको चने चबवाया। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रंप के रहते इस एक्टिविटी से अमेरिका के इंटरनेशनल इमेज को बहुत खासा धक्का लगा है और उनके इंटरनल टर्मोइल्स भी बहुत बड़े हैं।
उसमें एक कारण गल्फ वॉर भी है, बाकी कारण ट्रंप के जो बाकी सनकी टेक्स हैं उनके इंटरनल डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेसेस पे, वो हैं। लेकिन मैं बार बार दोहराऊंगा, इस युद्ध से दुनिया का भला हुआ है एट अ वेरी मेजर सोशल कॉस्ट। बहुत मेजर सोशल कॉस्ट हुआ है, परिवार बर्बाद, सेनाएं बर्बाद, समय बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, महंगाई ऊपर, लेकिन इनटैंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं ग्लोब को। जो ये प्रॉक्सी वॉर्स, छोटे छोटे, हिजबुल्लाह की कमर टूटी हुई है विवेक, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि उनका सप्लाई लाइन सीरिया और इराक से, जो ईरान से आता था सब कुछ, वो रुका हुआ है एकदम फुल स्टॉप। जो बचे खुचे एक आध वो चला दे रहे हैं। परसों एक बड़ा मेजर आईडीएफ के टीम को उन्होंने मारा है, जिसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। सदर्न लेबनान इज गॉन, येलो जोन इज परमानेंट, वहां से घर घर में घुस के आईडीएफ हिजबुल्लाह और उनके सपोर्टर्स को निकाल रहा है, और छोटे मोटे उनके जो टाउनशिप्स होते हैं उसमें सोलर पैनल्स और जो सारी इलेक्ट्रिकल व्यवस्थाएं सबको तोड़ के एक फ्लैट ग्राउंड फॉर अ ग्रेटर इजराइल एंड अ बफर जोन फॉर इजराइल सेफ्टी वो बन चुका है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। बैलेंस्ड एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हम दोनों तरीकों से इसको जज करें और फिर एक फाइनल ओपिनियन दें। उसमें मेरा ये ओपिनियन है कि दिस वॉर वाज गुड फॉर द वर्ल्ड, बैड फॉर द सोसाइटी। विवेक, बिल्कुल, जिस टर्निंग की शुरुआत हुई इससे बहुत कुछ बाहर निकल कर आने वाला है। इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो जिस तरह से समुद्र मंथन में जहर भी निकला था तो अमृत भी निकला था, तो इस टर्निंग के बाद इससे कुछ हालाहाल भी निकलेगा जिससे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि तेल और गैस की कमी। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव होगा, पावर ऑर्डर में बदलाव होगा, तो वो अच्छी चीज़ें आने वाली, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, इससे फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लौटने, देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।